हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वह बहुत अच्छी चल रही है। अब आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 के अंदर एक्सरसाइज 13.2 की एग्जाम्पल्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं, और अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि पहले प्लीज़ वो वीडियो देख के आओ। उस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग करना चाहूँ तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है आपको पता है हमने इन दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से ही इन दोनों एग्जाम्पल्स की हेल्प से ही मैंने दोनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दिया था। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दोनों टॉपिक्स में कुछ भी नहीं है, जस्ट विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का डिफरेंस है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो वीडियो देख के आना। इसमें मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए थे कि विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस की पहचान क्या है, उसमें डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। और ये बोनस टिप थी कि कुछ क्वेश्चंस में मेंशन नहीं रहता तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन ही कंसिडर करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। और मैंने कुछ आपको ये भी बताया था, यस, कार्ड्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था कि ये इस तरह से बच्चों को कुछ कार्ड्स की नॉलेज नहीं रहती, तो उसके बारे में मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था। और लास्ट में अपनी वो मैपिंग जिसको हमने 13.1 से स्टार्ट किया था। अब ये दो मैंने ब्लॉक्स जोड़ दिए यहाँ पर, इसमें हमने 13.2 को जो है वो कवर करेंगे। आई होप जिन बच्चों ने ये वीडियो देख रखी है उनको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एन अर्न कंटेन्स, अर्न का मतलब बैग ही है, 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। 2 balls are drawn at random from the urn, one after the other without replacement। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहूं इस क्वेश्चन को 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं। मुझे इसका आंसर डायरेक्टली पता है, इसका आंसर आएगा 10/15 इंटू 9/14। मतलब मुझे पता है, और शायद मुझे 1 सेकेंड भी नहीं लगा इसको बताने में, बट आपको इसको समझाना है मुझे। देखो, हम हमेशा किसी भी क्वेश्चन को अगर आप मेरे से पढ़े हो ना स्टार्टिंग से, मैंने कभी भी एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन नहीं करवाए। अगर ये एक्सरसाइज का कर रहे हैं, हम इसको नॉर्मल अपनी मैपिंग से ही सोचेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया है, इसका कंसेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया है कि यहां पर 2 बॉल्स निकाली गई हैं एक के बाद एक। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कोई भी इवेंट, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि एक इवेंट हो चुका होता है, उसके बाद हमें किसी और इवेंट की बात पूछते हैं कि मान लो एफ इवेंट हो चुका है, ई की प्रोबेबिलिटी हमें पूछी है। अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर दोनों बॉल्स निकल चुकी, मतलब दो बॉल्स निकाली गई हैं एक के बाद एक। ठीक है, तो उसके बाद हमें देखो, यानी कि हमें ये पता है कि ये इन दोनों में से कोई क्वेश्चन हो सकता है। इन दोनों से मेरा मतलब ये है कि अगर देखो 2 बॉल्स निकली हैं और उन्होंने दोनों बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 इवेंट्स इकट्ठे हुए हैं, तो हमें इन दोनों में से कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। इन दोनों से मेरा मतलब ये है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ना देखो, मान लो एक ब्लैक बॉल है, दूसरी भी ब्लैक बॉल है। तो अगर देखो, अगर ये वर्ड यहां पर ना लिखा रहता विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब विद रिप्लेसमेंट लिखा होता, और विद रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते, तो मैं लिखता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। याद करो, कॉइन की प्रोबेबिलिटी, हेड इंटू हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ऐसे ही करते हैं ना हम, 1/2 इंटू 1/2। तो सेम यहां पर भी वही करते, बट क्योंकि यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि वो इवेंट्स डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट इवेंट्स में हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो है वो यूज करते हैं। आई होप पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। हम क्वेश्चंस को क्रैम नहीं करना, हमें उनको समझना है, उनको फील करना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, 2 इवेंट्स लिख लेते हैं। तो इवेंट्स कैसे लिखेंगे, लेट ई। अब ई इवेंट क्या है, ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। मतलब जब पहली बार हमने निकाली तो पहले ब्लैक बॉल आई। एक एफ इवेंट मान लो, अब हमें दोनों ब्लैक बॉल कही गई हैं, तो दूसरा भी ब्लैक बॉल इन सेकंड ड्रॉ, मतलब दूसरी बार भी हमें ब्लैक बॉल निकालनी है। और उन्होंने हमें यह कहा है
प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो ये कितनी होती है, जो ये कितनी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, मतलब पहले ब्लैक बॉल निकली है आपको पता है, और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है तो ये कहती है कि अब मुझे एफ की निकालनी है जब ई हो चुका हो। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दिया क्यों लगेगी, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। अदरवाइज मैं पी ई इंटू पी एफ लिख देता और मेरा काम बन जाता, बट विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है तो इस तरह से मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब जस्ट देखो इसको ना नंबर 1 दे दो, मैं आपको जस्ट फील देना चाहता हूँ तो आपको डायग्राम जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये डायग्राम मैंने जस्ट आपके लिए बनाई है, आपको पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोच लेते हैं कि सर इस टीचर ने तो इस क्वेश्चन को 2 मिनट में खत्म करवा दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था इस क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट में नहीं सेकंड्स में आप दे सकते हो, बट यहाँ पर हमें जस्ट समझना है। तो यहाँ पर ई मतलब ब्लैक बॉल एंड फर्स्ट ड्रॉ, अगर हमें फर्स्ट बॉल निकालनी है तो ब्लैक बॉल निकालनी है ब्लैक में फेवर में। देखो ये सब कुछ इक्वली लाइकली इवेंट्स है, कोई भी बॉल बाहर आ सकती है। तो यहाँ पर मैं लिख 10/15, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ब्लैक बॉल निकल चुकी है पहले, तो एक ब्लैक बॉल कम हो गई, टोटल भी कम हो गई। तो अब फिर से हमें ब्लैक बॉल ही निकालनी है, तो ब्लैक बॉल कितनी है 9/14, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों प्रोबेबिलिटीज निकाल ली हैं। तो विच एम्प्लाइज पुट इन 1, इसको हम 1 में पुट कर देते हैं, तो पी ई एफ की वैल्यू कितनी आएगी 10/15 इंटू 9/14। अगर आप इसको कट करना चाहते हो तो कट कर देते हैं। तो देखो 2 5 10, 2 7 3 3 9, 3 5 15 और 5 और 5 भी कैंसिल आउट हो गए। तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया कितना 3/7, जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व कर लिया हमने। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन को फील करना है इसलिए हम कंप्लीटली समझते हैं, उसको क्रैम नहीं करते। अभी जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिखा कि इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कोई मन में वहम नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पर आप डायरेक्टली वही 10th वाला फॉर्मूला लगा रहे हो। इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है, ई मान लिया एफ मान लिया। मैंने ये भी बताया कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के से भी इसको हम कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट से मेरा करने का मतलब है कि ई की प्रोबेबिलिटी इंटू एफ की प्रोबेबिलिटी। वो यहां पर क्यों लगा, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल 9th की बात करते हैं। बहुत ईजी है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। अब यहां पर 3 कार्ड्स हो गए हैं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स। इसका मतलब ये होता है कि जो कार्ड्स हैं वो अच्छी तरह मिक्स हुए हुए हैं। आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो पहले 2 कार्ड किंग होने चाहिए और जो थर्ड कार्ड है वो एस होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कंसेप्ट। आपको पता है यहाँ पर 3 कार्ड्स निकाले गए हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो तीनों कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी लग सकती है या इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट जो है वो लग सकता है। बट क्योंकि यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट बोला गया है तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट बोला गया है तो इसलिए हम यहाँ पर मतलब जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। आपको पता है अगर मुझे किंग निकालना है फिर किंग फिर एस, तो यही निकालना है ना। देखो अगर ये 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते मतलब इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो क्योंकि विद रिप्लेसमेंट, देखो मैंने आपको मैपिंग में बताया, अब मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को भूलो मत, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखो, विद रिप्लेसमेंट में इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट में डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो हम इसको ऐसे फाइंड करते, बट क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब डिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे 3 में। लिखने में फॉर्मूला ये मुश्किल है बट एक्चुअल में ज़्यादा ईजी है। के की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फिर के की प्रोबेबिलिटी जब एक के ये वाला हो चुका हो, और उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी जब दोनों के हो चुके हों। देखने में ज़्यादा मुश्किल लगता है, सुनने में ज़्यादा मुश्किल लगता है, बट करने में इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने इवेंट्स जो हैं वो लिख लेते हैं। तो लेट ऐसा करो, ई को इवेंट मान लेते हैं, फर्स्ट
कार्ड इज किंग। ठीक है, उसके बाद एफ, एफ भी क्या होना चाहिए, एफ भी क्या होना चाहिए, सेकंड कार्ड इज किंग उन्होंने बोला। और जी, जी का मतलब है थर्ड कार्ड इज एन एस, ये एस होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद जस्ट मैं यहां पर लिख देता हूं कि क्वेश्चंस हैव इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो क्वेश्चन कैसे इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है किसी भी कार्ड की निकलने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, यहां पर कुछ नहीं बताया गया कि कार्ड्स में कुछ गड़बड़ है, तो फेयर कार्ड्स हैं। तो आपको पता है हमें ये फाइंड करना है ई की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, मतलब ई एफ जी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लिखने में ये मुश्किल लगेगा, ई की प्रोबेबिलिटी इनटू, अब एफ की प्रोबेबिलिटी जब ई हो चुका है, फिर जी की प्रोबेबिलिटी जब एफ और ई या ई और एफ दोनों हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने पहले बताया कि ये देखने में मुश्किल लग रहा है बट करने में इतना मुश्किल ये नहीं है। अब जस्ट फिर से आपकी नॉलेज के लिए एक बार कार्ड्स बना के आपको दिखा देता हूं। अब देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये डायग्राम जस्ट आपके लिए बनाइए, आपको पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इस क्वेश्चन को फील कर पाओ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब देखो जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं उसमें, तो सूट्स की भी बात नहीं की है, उन्होंने किंग की बात की। आपको पता है किंग कितने हैं, 4, एस भी कितने हैं, 4, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया 4 किंग है, 4 एस है। अब आपको पता है इक्विलाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है, पहले क्या निकालना है, किंग। तो किंग के फेवर में 4 है, टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो 4/52 बहुत ईजी है। अब देखो, क्योंकि एक कार्ड निकल चुका है तो हमारे पास 51 कार्ड रह गए हैं। ठीक है, अगर 51 कार्ड रह गए हैं और कौन सा कार्ड निकला है, किंग का, तो किंग हमारे पास एक कम हो गया, 3 किंग, और एस जो है वो हमारे पास 4 ही हैं। ठीक है, तो किंग के फेवर में, क्योंकि सेकंड भी कार्ड किंग निकालना, किंग के फेवर में 3 हैं, टोटल 51 कार्ड्स हैं। अब फिर से एक कार्ड और निकल गया तो 50 कार्ड्स रह गए हैं। अब किंग हमारे पास रह गए 2, एस जो हैं वो 4 के 4 ही पड़े हैं, और अब हमें एस निकालना है, एस के फेवर में 4 है, टोटल कितने कार्ड्स हैं, 50। अब सभी को 1 में फिल कर लेते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ई एफ जी का आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 मल्टीप्लाई 3/51 मल्टीप्लाई 4/50। अब ऐसा करते हैं, इसको कट करने की कोशिश करते हैं, जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये कट हो गया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 25, और कुछ कट हो रहा है, यस, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो और कुछ कट नहीं हो रहा। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5525। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो मैंने बताया था फॉर्मूला देखने में आपको मुश्किल लग सकता है, बट अगर आप इसको करोगे, फील लेके करोगे कि एक एक कार्ड कम हो रहा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेनली इस पेपर मतलब कि क्वेश्चन में आपको यही ध्यान में रखना है, पहले कंसेप्ट, कंडीशन प्रोबेबिलिटी नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी या इंडिपेंडेंट इवेंट्स, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो लगाया और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल 10th की बात करते हैं, बहुत इजी एग्जांपल है। ए डाई इज थ्रोन इफ ई इज द इवेंट, अब ई कोई इवेंट है, नंबर अपेयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एफ बी द इवेंट, एफ भी कोई इवेंट है, द नंबर अपेयरिंग इज इवन, तो नंबर इवन होना चाहिए। देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो यहां पर क्वेश्चन ने हमें खुद बता दिया कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे चेक करते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, वो इस तरह से हम चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले ई को लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ ऐसा करो, पहले सैंपल स्पेस लिखो। अब अगर डाइस को हम थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 यही आ सकते हैं। ठीक है, वो सैंपल स्पेस लिखना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन में जो बॉल्स वाले क्वेश्चन है तभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी। तो उसके बाद ई इवेंट। अब ई का मतलब क्या है, नंबर
appearing is multiple of 3 और F इवेंट क्या है? नंबर appearing is even। तो बहुत इजी है, ई के फेवर में लिख लेते हैं। ई के फेवर में कौन कौन से हैं? मल्टीपल ऑफ 3, 3 और 6 दो ही मल्टीपल हैं। एफ के फेवर में लिख लो, एफ के फेवर में कौन है? इवन हम नंबर होना चाहिए, 2, 4, 6। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मुझे इंटरसेक्शन भी चाहिए, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पोर्शन में कॉमन क्या है? 6। ठीक है, अब इसके बाद एक स्टेप कि ये क्वेश्चन जो है ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का है या नहीं। अब फिर से मैं आपको लिख के बताऊंगा, आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, बट हमें यहां पर लिखने का पर्पस यही होता है कि आपके मन में चलना चाहिए कि हमें ये सोचना है अपने मन में। तो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। तो ये क्वेश्चन जो है ये इक्वली लाइकली इवेंट्स के, क्योंकि डाइस में कोई भी गड़बड़ नहीं है और कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/6, 1/6 सभी की 1/6 है। ठीक है, तो अगर मुझे ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, अब ई के फेवर में 2 है, टोटल 6 है। एफ की निकालनी हो प्रोबेबिलिटी, एफ के फेवर में 3 है, टोटल 6 है। अब सेम वे से ई इंटरसेक्शन एफ की भी निकाल लो, ई के फेवर इनके फेवर में 1 है, टोटल 6 है। तो नाउ अब आपको पता है पी ई इंटू पी एफ, अगर ये भी 1/6 आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। तो 2/6 इंटू 3/6, इसको कट कर देते हैं, 2 3 3 1 तो कितना आ गया? तो कितना आ गया? पी ई इंटू पी एफ इज इक्वल टू 1/6। देयर फोर पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। मतलब दो इवेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं है, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं है, समझने की कोशिश करो। नॉर्मली क्या होता है? पी ई एफ बाई ई, मतलब ई के होने के बाद एफ हो रहा है, बट इन दोनों कोई भी फर्क नहीं पड़ा। देयर फोर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन ने मैं खुद बता दिया कि चेक करना है। चेक करना तो सैंपल स्पेस लिखी, ई और एफ इवेंट लिखे, उनके फेवर में चेक किया इक्वली इवेंट्स हैं या नहीं, वैल्यू फिल की और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल 11th की बात करते हैं, बहुत इजी है। एन अनबायस्ड डाई थ्रोन ट्वाइस। तो यहाँ मैंने अनबायस्ड को अंडरलाइन किया है, मतलब ये जो डाई है वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, उसको 2 बार फेंका गया है। ए कोई इवेंट है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, बी कोई इवेंट है ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। ये आप समझ गए होंगे। चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स ए एंड बी। हमें चेक करना कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं, और आपको पता है क्वेश्चन ने हमें खुद बता दिया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी सैंपल स्पेस हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है इसमें 2 बार फेंका गया, तो डाइस के 6 फेसेस होते हैं, 2 बार टॉस किया गया, मतलब 6 की पावर 2, 36 केस बनेंगे। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। अब देखो यहां मैंने सैंपल स्पेस लिखी है, आपको पता 36 केस आएंगे। 1 से स्टार्ट करो, 6 तक खींच दो, 2 से स्टार्ट करो 6 तक, 3 से 6 तक, 4 से 6 तक, आपको पता है, आपको सब कुछ आता है। अब ए इवेंट उन्हें बताया ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, मैंने लिख लिया। बी इवेंट सेकंड नंबर, सॉरी ऑड नंबर ऑन सेकंड थ्रो, मैंने लिख लिया। अब इक्वली इवेंट्स है, जानबूझ के लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। हम ऐसी चीज़ों को क्रैम नहीं करते कि कहीं पर कौन सा फॉर्मूला लगा ले, कहीं पर कौन सा, तो आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप इसको लिखने की या अपने मन में रखने की इसको आदत डालो। अब ए इवेंट क्या है? ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, मतलब फर्स्ट नंबर पर ऑड नंबर आना चाहिए, जैसे 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और 3 1 3 2 3 3 3 4, ये वाला और ये वाला, ये तीनों आने चाहिए। तो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका ए इवेंट है जिसमें सभी जगह पर पहले ऑड नंबर आ रहा है, और यहाँ पर 2 आ रहा है, ये नहीं आ सकता, 4 वाला नहीं आ सकता, 6 वाला नहीं आ सकता। अब सेम वे से बी को लिख लेते हैं। अब देखो ये मैंने आपको बी इवेंट लिख के दिखाया, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसको लिख के नहीं दिखाया, तो मुझे लगता है कि आपको ये मतलब लिख के देख लेना चाहिए, आपको ये क्वेश्चन फील होगा कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको पता है सेकंड ऑड नंबर ऑन सेकंड थ्रो, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने ये वाली सीरीज लिख ली है, 1 1 1 वाली, 3 3 3 वाली, 5 5 5 वाली, ठीक है। अब हमें कॉमन देखना है, कॉमन भी देख लेते हैं।
मैंने इस तरह से इसको इसलिए लिखा है, अब इससे आपको आसानी रहेगी। देखो 1 1 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पर देखो 3 1 कॉमन है, और देखो 5 1 कॉमन है। इस रो में देख लेना, ये 2 वाली सीरीज तो यहाँ पर आएगी नहीं। 3 वाली देखो 1 3 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 5 3 कॉमन है। सेम वे से ये वाली सीरीज तो आएगी नहीं 4 4 वाली, ये 1 5 कॉमन है, 3 5 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, ठीक है। ये वाली 6 वाली सीरीज आएगी नहीं। तो अब जस्ट आपको पता है इक्वली इवेंट्स हैं, तो सभी की प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। ए में कितने के साथ 6 6, मगर 18 बाय टोटल कितने हैं 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख लेते हैं, कितनी आएगी 6 ऐसे हैं 6 6, 18 बाय 36। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, अब इसके फेवर में 1 2 3 6 9, मतलब 9 बाय 36। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर कितना आएगा 1 बाय 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ गई 1 बाय 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी भी चेक कर लेते हैं। 18 बाय 36 इंटू 18 बाय 36, इसको भी कट कर दो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 बाय 4। ये ऊपर 1 रह गया, नीचे 4 रह गया, तो विच इम्प्लाइज इसकी वैल्यू भी 1 बाय 4 है और इसकी वैल्यू भी 1 बाय 4 है। तो अगर ये आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देख लो ये क्वेश्चन हमने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। जस्ट सैंपल स्पेस लिखी, एक फर्स्ट नंबर जो है वो ऑड आना चाहिए, सेकंड नंबर ऑड आना चाहिए, उसी तरह से लिख लिया इसको, आपको फिल करवाया पूरा, फिर कॉमन पोर्शन और जस्ट वैल्यू फिल की, वो दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, मतलब कि जो दोनों इवेंट्स है ये क्या है, इंडिपेंडेंट। सो नेक्स्ट एग्जांपल 12th की बात करते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए या 3 कॉइन्स को एक बार टॉस किया जाए, बात एक ही है। कंसिडर द इवेंट ई, अब कोई ई इवेंट है 3 हेड्स और 3 टेल्स, एफ भी कोई इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड्स, और जी कोई इवेंट है एट मोस्ट 2 हेड्स। तो 3 इवेंट्स हमें बताए गए हैं ऑफ द पेयर्स ई कॉमा एफ, ई कॉमा जी एंड एफ कॉमा जी, विच आर इंडिपेंडेंट विच आर डिपेंडेंट। तो क्लियरली हमें यहाँ से क्लियर है, देखो कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला क्वेश्चन है, मतलब हमें चेक करना है कि कौन से इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, कौन से डिपेंडेंट। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट। ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। ये देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम बोलेंगे कि वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले इसकी सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। आपको पता अगर 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो कॉइन के 2 फेस होते हैं, 3 बार टॉस करना, 2 की पावर 3 8। और इसके बारे में एक छोटी सी ट्रिक भी है, मैंने आपको बताई हुई है। ये वीडियो आपको जो शॉर्ट्स वाला हमारा सेक्शन होता है किसी भी चैनल का, उसमें जाके आपको मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि किसी भी कॉइन की जो सैंपल स्पेस होती है वो हम बहुत ईजिली लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जस्ट आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपकी सैंपल स्पेस है, तो इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपको लिखने आते हैं। एच से शुरू करते हैं हम हमेशा, एक टी इंट्रोड्यूस कर दिया। इसकी अब ट्रिक से भी इसको कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि टी को पहले लास्ट में रखा, फिर बीच में, फिर सबसे पहले, फिर 2 टी इंट्रोड्यूस, लास्ट में एच, फिर बीच में एच, फिर फर्स्ट में एच, तीनों टी। तो जिस तरह से मर्जी आप याद रख सकते हो। अब ये तीनों इवेंट्स लिख लिए हैं, 3 हेड्स 3 टेल्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, और ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है। ये आपको पता है क्योंकि कॉइन हमें कुछ नहीं बताएगा कि वो अनफेयर नहीं है। अगर कुछ नहीं बताएगा मतलब वो फेयर कॉइन है। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो इक्वली इवेंट्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ई के फेवर में सैंपल पॉइंट्स या जो भी ऑप्शंस हैं वो लिख लेते हैं। तो तीनों हेड्स या तीनों टेल्स, तो बहुत सिंपल है, ये मैंने लिख लिया। अब एफ, एटलीस्ट और एटमोस्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको बहुत ध्यान से करना आपने। एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब कम से कम 2 हेड हों, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 हेड वाले जितने भी केस हैं, जैसे एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, और तीनों एच भी आ सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 हेड्स बोला गया, ज़्यादा हो सकते हैं जितने मर्जी, मतलब 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, तो 3 एच भी आ गए। अब सेम वे से जी, एटमोस्ट 2 हेड्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हों, कम जितने मर्जी,
तो सबसे पहले दो वाले केस लिख लो, एच एच टी एच टी एच टी एच एच। अब उसके बाद दो से कम एक, तो एक हेड वाला केस लिख लो, जैसे ये वाला टी टी एच टी एच टी। और लास्ट में ये हमेशा कंफ्यूजन होती है कि ये वाला केस लिखना है या नहीं लिखना, बट हमें लिखना है कि ये भी हो सकता है कोई एच आई ना, एट मोस्ट बोला उन्होंने, तो ये केस भी आएगा। इसमें टोटल 7 केस आएंगे। अब जस्ट जिस तरह से पेयर है उनको पेयर वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले ई एफ पेयर की बात करते हैं। अब ई एफ पेयर हमें चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो आपको पता है सबसे पहले ई लिख लेते हैं, एच 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 टी टी टी, और एफ को भी लिख लो। तो मैंने दोनों पेयर्स लिख लिए। आपको पता है इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करते हैं, इंटरसेक्शन उसके प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। अब आप मेरे को बताओ इनमें कॉमन क्या है। तो इनमें कॉमन है एच एच एच, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं। अब क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है, तो जितने फेवर में हैं इसके 2 फेवर में हैं। टोटल कितने हैं, टोटल केस कितने हैं हमारे 8, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कट कर दो, पहले ही कट कर लिया करो। तो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लो, एफ के फेवर में है 4, टोटल है 8। इसको भी कट कर लो, तो कितना आएगा 1/2। आल्सो पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब इंटरसेक्शन के फेवर में 1 है, टोटल कितने हैं 8, विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, एफ की 1/2 है, कितनी आ गई 1/8। तो यहाँ से अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू पी ई इंटू पी एफ के इक्वल आ गई। और अगर ये इक्वल आ गई मतलब ये कौन सी इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो जस्ट मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि ई और एफ क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। मैंने आपको लास्ट पे प्रूव करवा दिया। अब नेक्स्ट पेयर है हमारा ई और जी। तो ई लिख लिया, जी लिख लिया। अब इनकी इंटरसेक्शन भी लिख लेते हैं। आप मेरे को बताओ इनमें कॉमन क्या है। इनमें कॉमन है टी टी टी, ठीक है। तो अब इनकी इक्वली इवेंट्स हैं, तो इनकी वो जो है प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, आपको पता है इसके फेवर में 2 हैं, टोटल कितने हैं 8। तो अगर आप इनको कट करोगे तो कितना आएगा आप मेरे को बताओ 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, अब जी के फेवर में है 7, टोटल कितने हैं 8। ये कट नहीं और इसको ऐसे ही छोड़ दो। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, इसके फेवर में 1 है, टोटल कितने हैं 8, विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो 1/4 इंटू 7/8, कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो 7/32। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो क्लियरली पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू पी ई इंटू पी जी। और अगर ऐसा होता है, आपको पता है अगर ये इक्वल आ जाएं तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। और अगर ये इक्वल आ जाए तो इंडिपेंडेंट है, अगर इक्वल ना आए तो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। मतलब ये वाला जो पेयर है हमारा क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स का। तो ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि ये दोनों इवेंट्स क्या हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स। अब सेम वे से थर्ड पेयर की बात करते हैं। तो अब देखो ये नेक्स्ट पेयर है एफ और जी। ये आपकी एफ की वैल्यू थी, ये आपके जी की वैल्यू थी। तो इनकी इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन में एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ये यहाँ पर नहीं है। तो 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो एफ के फेवर में 4 हैं, टोटल 8 है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो क्या कितना आ गया हमारे पास 1/2। सेम वे से प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितनी है 7/8, क्योंकि इसके फेवर में 7 है, ठीक है। नाउ पी एफ इंटरसेक्शन जी, अब इसके फेवर में 3 हैं, टोटल कितने हैं 8। अब ये भी कट नहीं हो रहा। विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी।
एफ की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, जी की प्रोबेबिलिटी 7/8 है, तो कितना आ गया 7/16। और अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो क्लियरली एफ इंटरसेक्शन जी की वैल्यू एफ और जी की प्रोडक्ट की इक्वल नहीं आ रही। अगर ये इक्वल नहीं आ रही तो ये कौन से इवेंट्स हैं? यस, डिपेंडेंट इवेंट्स। तो मतलब ये हमारे क्या डिपेंडेंट इवेंट्स। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर आई होगी, और कुछ बच्चों ने तो इस क्वेश्चन को खुद से ही सॉल्व कर लिया होगा। जस्ट हमें पेयर वाइज चेक करना था, सैंपल स्पेस लिख चुके थे, सबकी इवेंट्स भी हमें दिए हुए थे, चेक किया, इंडिपेंडेंट कंडीशन चेक की, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो इंडिपेंडेंट है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो वो डिपेंडेंट है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 13th की बात करते हैं। बेसिकली ना हमारे पास दो ही एग्जांपल्स रह गई हैं इस एक्सरसाइज की, और ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक रिजल्ट्स की तरह ही है, तो इन एग्जाम्पल्स को आपने बहुत ध्यान से करना है। प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट। कुछ बच्चों को तो इसकी स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी। देखो वो बोल रहे हैं कि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रूव करो देन सो आर इवेंट्स ई एंड एफ डैश। मतलब एफ डैश का मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसी तरह से अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले जो चीज हमें पता है उससे स्टार्ट करते हैं। सिंस E and F are independent events, therefore आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन क्या होती है कि उनकी इंटरसेक्शन उनकी प्रोडक्ट की इक्वल होती है। इसको आप नंबर 1 दे के रख लो। अब हमें ये प्रूव करवाना है कि ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब जस्ट मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने जस्ट आपके लिखा है, इसको आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपके लिखा है कि हमें इसको इंडिपेंडेंट प्रूव करवाना है, मतलब हमें ये रिजल्ट चाहिए। ठीक है। अब वैसे तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये मैंने आपको कुछ फर्स्ट वीडियो में रिजल्ट्स बताए थे, ये हम पुराने हैं, ये क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बट आपको ऐसा ना लगे कि हम क्वेश्चंस को क्रैम कर रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम से आपको सम फील देने की कोशिश करता हूँ। देखो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है। अब अगर मैं ए माइनस बी की बात करूं, चलो ऐसा करते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन, देखो ए वाला हिस्सा ये वाला है, ये सारा ए का हिस्सा है, ये सारा ए का हिस्सा है। ठीक है, ये बॉल। अगर मैं बी की बात करूं, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट की, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी नहीं बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, बी को सारा को छोड़ दिए, सारा ग्रीन वाला पोर्शन जो है ये इंक्लूड है, ये भी, ये ब्लू बॉल भी इंक्लूड है बीच में। ठीक है, ये वाला हिस्सा इंक्लूड नहीं है, तो ये सारा हिस्सा क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट का, ग्रीन वाला। अब कॉमन देखा जाए तो कॉमन ये वाला आ गया, ये वाला। इसको अगर मैं थोड़ा डार्क कर दूं तो ये वाला हिस्सा कॉमन आ गया। ध्यान से देखो, ये ब्लू और ग्रीन दोनों इसमें आ रहे हैं, तो ये ऐसे बेसिकली ये डायग्राम ऐसी हो गई कि ये वाला हिस्सा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो ए माइनस बी करके, कि ए हो बट बी ना हो, मतलब ए में से बी को माइनस कर दो। ए में से, ये ए सारा है, ये सारा ए है, ये सारा बी है, ए में से बी को माइनस कर दो, तो ये वाला पोर्शन जो है ये ए माइनस बी है। तो इसलिए हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो जस्ट अब आपकी नॉलेज के लिए एक बार आपको डायग्राम जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये वैन डायग्राम जस्ट आपको थोड़ा सा फील देने के लिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्लियरली हमें ये प्रूव करवाना है ना, तो यहीं से स्टार्ट होंगे। अब आपको पता है, इसको आप ऐसे लिख लेना, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ। यहाँ पर लिख लो वी नो। ये देखो ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट का इसका मतलब क्या है कि ई में से कॉमन पोर्शन को माइनस कर दो, या ई में से एफ को घटा दो, तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ। इसका फॉर्मूला होता है आपके सामने है, आपके सामने है, ए में से ई में से कॉमन पोर्शन
माइनस कर दो। सीधा सा फंडा है। देखो मैंने आपको पहले रफ में भी समझाया, ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से बी को माइनस कर दो, बी का ये जो वाला पार्ट है इसको माइनस कर दो, मतलब कॉमन पोर्शन माइनस कर दो। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब आपको पता है सिंस यूजिंग वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, इसको लिखा मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इस रिजल्ट को मैंने यहाँ पर यूज़ किया। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इस प्रोबेबिलिटी ई को कॉमन निकाल लो, अंदर कितना रह गया 1, यहाँ 1 माइनस पी एफ। और आपको पता है कि दो ए की प्रोबेबिलिटी और ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। ठीक है, तो वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 1। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1 माइनस पी एफ। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। और अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो देयरफॉर ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बहुत इजीली प्रूव कर दिया। ये इंडिपेंडेंट हमें दिए हुए थे, इसको हमें प्रूव करवाना था। वेन डायग्राम से मैंने आपको दिखाया, फील करवाने की कोशिश की। और वैसे आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। हमने सेट थ्योरी में भी पढ़ा है क्लास 11th में, और हमने क्लास 11 प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा है। इसको हम ई माइनस एफ बोलते हैं। ई में से एफ को माइनस कर दो, ई में से इस ब्लू बॉल में से रेड वाला पोर्शन जो है माइनस कर दो, मतलब कॉमन पोर्शन माइनस कर दो। तो वही मैंने लिखा यहाँ पर, ये इंडिपेंडेंट है तो इसकी वैल्यू को फिल किया। इसको क्या बोलते हैं, पी एफ कॉम्प्लीमेंट। और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो प्रूफ है हमारा जो, वो बड़ी ही आसानी से हमने कर लिया। अब इसके दो पार्ट्स और हैं, एनसीईआरटी ने जस्ट नोट डाल के लिखा है कि इसको आप खुद से कर सकते हो। अब क्योंकि ये बहुत ईजी, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये इसका एडिशनल पार्ट है। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में वहाँ पर लिखा गया है कि सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। ये बहुत ईजी था, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली करके दिखा दिया। बट जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें थोड़ा सा एफर्ट्स लगेंगे आपके। एफर्ट से मैं मतलब वो ऐसे नहीं होगा। तो देखो वही ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है, हमें ये प्रूव करवाना है। अब आपको पता है ये एफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एफ में से हमें ई को सब्ट्रैक्ट करना है। एफ में से ई को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एफ में से मैंने कॉमन पोर्शन को माइनस कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ ये वाला रेड वाला पोर्शन बच गया। तो ये ई और एफ इंडिपेंडेंट है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कि ये ई कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। वैल्यू को फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास जो हमारा रिजल्ट है वो प्रूव हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा चेंज है वही कुछ है जो हमने पहले भी किया हुआ है, बट उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे प्रूव करवा देता हूँ। अब देखो ये आपका लास्ट एडिशनल पार्ट है 13 का। ये जो एग्जाम्पल, मतलब ये मैं आपको प्रूव करवा रहा हूँ, ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि लास्ट पार्ट तो देखो हमने डायरेक्टली वैसा ही कर दिया जैसा हमने फर्स्ट पार्ट किया था, जैसा एग्जाम्पल 13 में था। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रूव होगा, तो बच्चों को कई बार तकलीफ होती है इसको सॉल्व करने में। तो आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो मैंने लिख लिया, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर आपको एक लॉ पता होना चाहिए, वी नो डी मॉर्गन्स लॉ। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है। तो बेसिकली इसको मैं कैसे याद रखता था मैं आपको बता देता हूँ अपना। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो ए का ए कॉम्प्लीमेंट, बी का उल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन। सेम ऐसा ही कुछ एक ये भी रिजल्ट होता है। अगर मुझे इसका करना हो, ए का उल्टा ए कॉम्प्लीमेंट, बी का उल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन। तो जिस फॉर्मूला की जरूरत रहेगी हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इस फॉर्मूला की ज़रूरत है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो देखो अब आपको पता है कि इसको मैं विच एम्प्लाइज
पी ई इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकता हूँ ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये अब लिख सकते हो। आल्सो आल्सो आपको पता है, मैं लिख देता हूँ। देखो मैं हर एक रिजल्ट ना आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये ना लगे क्वेश्चन हम क्रैम कर रहे हैं। वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये कितनी होती है 1। ये तो आपको पता है ना। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, ये कितना होगा 1। ये भी आपको पता है। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल का कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। अब आपको पता है ये फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कॉमन पोर्शन मतलब इंटरसेक्शन। अब इस रिजल्ट को हम यूज़ कर लेते हैं। तो ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस दोनों की इंटरसेक्शन। तो ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब आपको फिर से पता है यूजिंग वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इस तरह से हम इसको जो है वो कर सकते हैं। अब ऐसा करो इन दोनों में से ना आप एफ को कॉमन ले लो, इन दोनों में से आप एफ को कॉमन ले लो। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉमन है यहाँ पर, अंदर कितना आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, एफ कॉमन लिया तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब फिर से आपको पता है बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट ये 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, ये बार बार रिजल्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको हर एक स्टेप याद रहे कि हमने क्या किया था। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है। अब ऐसा करो इस ब्रैकेट को आप खोल दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से ये जो रिजल्ट है ये अभी अभी हमने यूज़ किया है, आपके सामने है। तो ये कितना आएगा, विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ऐसा करते हैं इसको भी ना एक नंबर दे दो 2, इसको बाद में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आगे आपको नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लो तो अंदर कितना आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो फिर से वही जाना पहचाना रिजल्ट। आपको पता है कि एफ की प्रोबेबिलिटी और एफ कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसको भी फिल कर देते हैं। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो रिजल्ट हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था ये किसके इक्वल था, इसके, और ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 2।
यूजिंग 2। मैं अभी अभी नंबर दे के आया हूँ, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटू एफ कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमने इसको बहुत इजीली प्रूव कर दिया। तो ये हमारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देख लो, देखो बिल्कुल डिफरेंट था। पहले ए और बी दोनों पार्ट्स जो थे वो ज़्यादा सिंपल थे, इसमें थोड़े से हमारे एफर्ट्स लगे हैं और बहुत से, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको ऐसे लिखा कि आप खुद से कर सकते हो, बट मुझे लगा कि आपको ये करवाना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा कि एफर्ट्स यूज़ होते हैं। बच्चे कई बार सेम थिंग्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, बट कई बार सेम चीज़ों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। अब देखो, मैंने बेसिकली डी मॉर्गन लॉ से स्टार्ट किया कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा कर दो, ई कॉम्प्लीमेंट का उल्टा ई, एफ कॉम्प्लीमेंट का उल्टा एफ, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन। तो इसको मैंने इस रिजल्ट से मतलब कि कंपेयर किया, तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई यूनियन एफ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई प्लस एफ माइनस कॉमन पोर्शन। और ये इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू फिल की, यहाँ से मैंने एफ कॉमन लिया, ये किसकी वैल्यू है, ई कॉम्प्लीमेंट की। ये इस माइनस को मैं अंदर लेके गया, ये किसकी वैल्यू है, ई कॉम्प्लीमेंट की। इसके बाद ई कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया, ये किसकी वैल्यू है, एफ कॉम्प्लीमेंट की। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर ली। तो हमारी इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 14 है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान से करना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली रिजल्ट भी आ सकता है आपको और डायरेक्टली इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो सबसे पहले वही लिखते हैं, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये तो हमें बात पता थी। अब चलते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। वो बोल रहे हैं, तो देखो एनसीईआरटी ने जो भी लिखा है मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इन दोनों में से ए और बी के एटलीस्ट कम से कम ए या बी, मतलब ए हो या बी हो या दोनों। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब चाहे ए हो जाए, चाहे बी हो जाए, चाहे दोनों हो जाए। तो उन्होंने यूनियन लिखा। अब कैसे लिखा आपको पता है, मान लो ए 1 2 है, बी 2 3 है, तो यूनियन में क्या आता है 1 2 3। ध्यान से देखो, 1 ए में है, 3 बी में है और जो 2 है वो दोनों में है, सभी कुछ आ गया। तो एटलीस्ट इसको हम क्या बोलते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे दोनों हो। तो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए लिखा है कि अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या है, ए यूनियन बी, चाहे ए हो चाहे बी हो। एटलीस्ट का मतलब यही होता है चाहे ए चाहे बी चाहे दोनों। तो वी हैव टू प्रूव, हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसका रिजल्ट तो हमें पता है, अभी अभी हमने किया भी है, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है। अब फिर से वही सारा काम है, यूजिंग वन। हमें पता है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो विच एम्प्लाइज ए यूनियन बी। अब यहाँ से फिर से देखो, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ऐसे करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर थे तो फिर से वही रिजल्ट, इन इसका और इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो वैसे बेसिकली थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, मतलब हमें खुद से प्रूव करना है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट तो मैं ले आया। अब आपको पता है कि हमें ये प्रूव करवाना है। अब किसी तरह मुझे बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर भी किसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ,
जो ऊपर रिजल्ट लिखा है ये वाला, यही वाला मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिख भी दिया, इसको आपको बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है, पेपर में आप सीधा कर सकते हो, जस्ट नोट्स कर रहे हो ताकि आपको पता रहे कि हम कौन कौन से रिजल्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ऐसे करवा रहा हूँ। अब यहाँ से ध्यान से देखो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लेता हूँ। मैंने माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया है, तो अंदर यहाँ पर तो 1 रह गया, यहाँ पर कितना रह गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कैसे आया देखो, इसको मल्टीप्लाई करना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सही लिखा है। अब फिर से वही हमारा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 1, तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इसको फिल करते हैं यहाँ पर, which implies probability of A union B is equal to 1 minus probability of A complement probability of B complement। और यही हमें प्रूव करने को बोला गया था और हमने बहुत ईजिली इसको प्रूव कर दिया। देखो उन्होंने कहा कि इसमें समझने वाली बात बस ये थी कि उन्होंने कहा कि probability of occurrence of at least one of A and B, कम से कम ए और बी में से एक के होने की प्रोबेबिलिटी हमें इस तरह से प्रूव करवानी थी, मतलब ए भी हो या बी हो या दोनों हो जाएं। तो यानी कि वो यूनियन की बात कर रहे हैं, मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट से मैंने ए बी लिख लिया, वहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास कुछ ये आ गया, इसको ये लिख ला, ए कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। अब इसको मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा ताकि मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ सके, कॉमन लिया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। एग्जाम्पल्स हमारी खत्म है और हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमारे बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर थे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी।